अब आपको तहव्वुर राणा की अमेरिका से भारत लाने की पूरी इनसाइड स्टोरी बताते हैं। कैसे उसे भारत लाया गया और जिस फ्लाइट में उसे लाया गया उसमें उसके साथ में कौन कौन मौजूद था। फिलहाल वो एनआईए की कस्टडी में है और एनआईए की टीम उससे 26/11 की साजिश के हर राज को उगलवाने में लगी हुई है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण की इनसाइड स्टोरी। बेड़ियों में लाया गया आतंक का राजदार। अब तक बेखौफ 26/11 का होगा पूरा हिसाब। आतंकी तहव्वुर राणा की भारत लाने की कहानी किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं थी। बेड़ियों में जकड़ा ये आतंकी अमेरिका से भारत तक लाया गया था, लेकिन जिस वक्त भारत आया उसके चेहरे पर शिकन तक नहीं थी। अमेरिका से भारत उसे हाई सिक्योरिटी फ्लाइट गल्फ स्ट्रीम G550 में लाया गया था। फ्लाइट में एनआईए के आईजी आशीष बत्रा, डीआईजी जया रॉय, एसपी प्रभात कुमार, एनएसजी और रॉ के अधिकारी सब इसी विमान में बैठे थे। पूरा मिशन टॉप सीक्रेट था। गुरुवार शाम 6:22 पर जैसे ही विमान दिल्ली के टेक्निकल एयरपोर्ट पर उतरा, तहव्वुर राणा की बेड़ियां खोल दी गई। उसे भारत लाने तक अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन किया गया। इसके बाद शुरू हुआ उसके खिलाफ असली ऑपरेशन। तहव्वुर राणा को एयरपोर्ट से एनआईए हेडक्वार्टर लाया गया, जहां से उसे सीधे पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट तक उसे कड़ी सुरक्षा के बीच लाया गया। कोर्ट लाने और ले जाने तक 530 पुलिसकर्मी और अधिकारी तैनात रहे। उसे उस वैन में ले जाया गया जिसमें सिर्फ हाई रिस्क और अति संवेदनशील आरोपियों को ही ले जाया जाता है। राणा को जिस वैन में ले जाया गया उसमें कई सेल्स थे। तहव्वुर राणा को बीच वाली सेल में स्वैट टीम और 3rd बटालियन के बीच बैठाया गया। कोर्ट में पहुंचते ही तहव्वुर राणा बेहद शांत था। पेश करने से पहले उसे वकालतनामा साइन कराया गया। करीब 20 मिनट तक उसने कोर्ट में अपने वकील से बात की। जज के सवालों के जवाब भी उसने खुद दिए। इस दौरान उसके चेहरे पर कोई डर या घबराहट नहीं थी। कोर्ट में पेशी के बाद उसे 18 दिन की एनआईए रिमांड पर भेज दिया गया। एनआईए की रिमांड में तहव्वुर अब तक की पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहा है, लेकिन एनआईए की टीम ने उससे राज उगलवाने शुरू कर दिए हैं। पाकिस्तान भले ही तहव्वुर हुसैन राणा को अपना नागरिक मानने से इनकार कर रहा हो, लेकिन तहव्वुर राणा ने एनआईए की पूछताछ में ऐसे कई खुलासे किए हैं जो ये बताने के लिए काफी है कि तहव्वुर राणा का पाकिस्तान से सीधा कनेक्शन है। तहव्वुर हुसैन राणा पर बेनकाब हुआ पाकिस्तान। तहव्वुर ने बताया पाकिस्तान में है उसका घर। तहव्वुर के कबूलनामे ने बढ़ाई पाकिस्तान की मुश्किलें। आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान हर बार झूठ बोलता है और समय रहते उसका झूठ बेनकाब भी हो जाता है। तहव्वुर हुसैन राणा के मामले में भी ऐसा ही हो रहा है। पाकिस्तान राणा को अपना नागरिक मानने से इनकार कर रहा है, लेकिन उसने जो खुलासे किए हैं वो पाकिस्तान के दावों पर भारी पड़ते दिख रहे हैं। पूछताछ के दौरान में तहव्वुर राणा ने इस बात को कबूला कि उसका एक भाई पत्रकार है, जो उसे काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारियां उसे मिलती थी, और इसके साथ उसने इस बात को भी कबूला कि उसे आर्मी की जो ड्रेस है वो उसे बेहद पसंद है, और कई बार वो आतंकी गतिविधियों से जुड़े अनेक मीटिंग में जब जाता था तो वो आर्मी की ड्रेस पहन करके जाता था। एनआईए की पूछताछ में आतंकी तहव्वुर हुसैन राणा ने पाकिस्तान में अपने घर और परिवार के बारे में खुलासा किया, जो ये बताने के लिए काफी है कि पाकिस्तान से तहव्वुर हुसैन राणा का सीधा संबंध है। तहव्वुर हुसैन राणा ने बताया कि वो पाकिस्तान का रहने वाला है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के चिजबुतनी में उसका घर है। वो पाकिस्तान की सेना में डॉक्टर था। कैडेट कॉलेज हसन अब्दाल से उसने पढ़ाई की थी, जहां उसकी मुलाकात डेविड हेडली से हुई थी।
तैमूर हुसैन राणा के दो भाई हैं, जिसमें से एक पाकिस्तान में पत्रकार है और दूसरा भाई पाकिस्तान की सेना में मनोचिकित्सक है और उसके पिता पाकिस्तान के एक स्कूल में प्रिंसिपल रह चुके हैं। ये वो सबूत है जिनकी जानकारी खुद तैमूर हुसैन राणा ने दी। उसके साथ ही तैमूर राणा ने खुद कबूला है कि वो पाकिस्तान में मौजूद आतंकियों के कैंप में जाता था और आईएसआई अधिकारियों के साथ मीटिंग में शामिल होता था। तैमूर राणा के कबूलनामे के मुताबिक उसे सेना की वर्दी पहनने का शौक था और वो आईएसआई अधिकारियों के साथ मीटिंग में सेना की वर्दी में ही जाया करता था। इसके साथ ही वो आतंकियों के कैंप में भी गया था। तैमूर राणा के मुताबिक वो पाकिस्तान में मौजूद लश्कर तैयबा और हरकत अल जिहाद इस्लामी के कैंप में गया था और फिर 1997 में वो अपनी पत्नी के साथ कनाडा शिफ्ट हो गया, जहां उसने इमिग्रेशन सर्विस और हलाल मीट का बिजनेस शुरू किया। तैमूर राणा फिलहाल एनआईए की रिमांड में है और पूछताछ के दौरान उससे की जाने वाली हर बातचीत को रिकॉर्ड भी किया जा रहा है। दिल्ली में एनआईए की टीम मुंबई हमले के मास्टरमाइंड तैमूर हुसैन राणा से लगातार पूछताछ कर रही है और इस पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। एनआईए के अधिकारियों को तैमूर राणा ने बताया कि मुंबई हमले से पहले डेविड हेडली से कई बार बातचीत की गई थी। राणा उगल रहा है मुंबई हमले के राज। छब्बीस 11 से पहले राणा और हेडली में क्या हुई बात? आठ रेकी और 271 कॉल, राणा ने किया बड़ा पर्दाफाश। तैमूर हुसैन राणा और डेविड कोलमैन हेडली, ये वो दो नाम हैं जिन पर मुंबई हमले की साजिश रचने और हमले का ब्लूप्रिंट तैयार करने का आरोप है। इसी मामले में 17 साल बाद तैमूर हुसैन राणा को भारत लाया गया और उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। पूछताछ में राणा ने बताया कि मुंबई हमले से पहले हेडली से उसकी 231 बार बात हुई थी और दावा किया जा रहा है कि इसी बातचीत के दौरान मुंबई दहलाने की साजिश रची गई थी। डेविड हेडली जब पहली बार रेकी करने भारत पहुंचा तब उसने राणा से 32 बार बात की। डेविड हेडली दूसरी बार भारत आया तो उसने तैमूर राणा से 23 बार बात की। तीसरी बार रेकी के दौरान हेडली ने राणा को 40 बार फोन किया था। जब चौथी बार हेडली भारत आया तो उस दौरान राणा और हेडली के बीच बातचीत का रिकॉर्ड नहीं है। पांचवी बार हेडली जब भारत आया तब उसने तैमूर राणा से 37 बार बात की थी। छठी बार हेडली ने राणा से 33 बार बात की। सातवीं बार जब हेडली भारत आया तो उस दौरान भी राणा से बातचीत का रिकॉर्ड नहीं है। इसके बाद जब हेडली 8वीं बार भारत आया तो उस दौरान राणा के साथ 66 बार बात की और माना जा रहा है कि इसी 8वीं रेकी और 66 मिनट की बातचीत में ही मुंबई पर हमले का ब्लूप्रिंट तैयार किया गया। इतना ही नहीं, मुंबई हमले से ठीक पहले खुद तैमूर राणा भी भारत आया था। बताया जा रहा है कि 13 से 21 नवंबर 2008 के बीच तैमूर राणा भारत में था और उसने एक महिला के साथ दिल्ली हापुड़ आगरा की रेकी की थी। उस वक्त तैमूर राणा ने महिला को अपनी पत्नी बताया था, लेकिन जांच के बाद उस महिला की भूमिका संदिग्ध बताई जा रही है। जैसे जैसे मुंबई हमले की जांच आगे बढ़ रही है, तैमूर राणा से पूछताछ का सिलसिला आगे बढ़ रहा है। कई नए खुलासे हो रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने वाराणसी दौरे से गाजीपुर, चंदौली, जौनपुर समेत पूर्वांचल के जिलों को भी बड़ी सौगात दी है। पीएम मोदी ने 400 केवी के सब स्टेशन का शिलान्यास किया और 400 केवी के सब स्टेशन से बनारस समेत जौनपुर, गाजीपुर और चंदौली समेत पूर्वांचल के कई जिलों में बिजली सप्लाई अच्छी होगी। ट्रिपिंग की समस्या से जो हमारी लाइनें जो है काफ़ी दूर से आती हैं, उससे हम लोग बच जाएंगे। तो जनता को भरपूर बिजली मिलेगी 24 घंटे, आज भी मिलती है और कल और भी अच्छा हो जाएगा। चारधाम यात्रा के लिए बम्पर रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं और अब तक रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा 16 लाख के पार पहुंच चुका है। सबसे ज्यादा केदारनाथ धाम के लिए 5,62,000 रजिस्ट्रेशन हुए हैं। वहीं बद्रीनाथ धाम के लिए 5 लाख रजिस्ट्रेशन हुए हैं तो गंगोत्री धाम के लिए 3 लाख रजिस्ट्रेशन हुए, जबकि यमुनोत्री धाम के लिए 2,74,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराए।
और चारधाम यात्रा शुरू होने में महज 2 हफ्ते का समय बाकी है। ऐसे में विभागों पर तैयारियों का दबाव है। सबसे महत्वपूर्ण है सड़क। सचिव पीडब्ल्यूडी पंकज कुमार पांडे का कहना है कि पीडब्ल्यूडी के अलावा बीआरओ और साथ ही एनएचआई, डीसीएल 3 एजेंसियों के साथ में सड़क का काम कर रहा है और उन्होंने कहा है कि 25 अप्रैल डेडलाइन दी गई है और 25 अप्रैल तक सड़कों से जुड़े सभी काम पूरे कर लिए जाएंगे। 3 एजेंसीज काम कर रही हैं सड़क के ऊपर। एक एनएच पीडब्ल्यूडी डिवीजन काम करता है, इसके अलावा बीआरओ के पास कुछ पोर्शन है और कुछ पोर्शन एनएचआई डीसीएल एक भारत सरकार की कंपनी उनके पास भी है। इसके अलावा राज्य सरकार की जो टीमें हैं वो अलग से काम करती हैं और लगातार हम लोग क्योंकि पिछले 3 महीने से रिव्यू कर रहे हैं इसमें, तो कल भी मैंने डिटेल रिव्यू किया। उसमें सभी टीमों ने मुझे आश्वस्त किया है कि ये 25 अप्रैल तक जो भी सतह सुधारीकरण का काम है, जो और रंगाई पुताई का काम है या जो भी मलबा आया था उसको हटाना है, जो माइनर रिपेयर वगैरह, ये काम कंप्लीट कर। चेन्नई सुपर किंग्स टीम के खिलाड़ियों ने अयोध्या पहुंचकर रामलला और हनुमान गढ़ी मंदिर में दर्शन पूजन किया। टीम के खिलाड़ी अपने परिवार के साथ में दर्शन पूजन करने पहुंचे तो कड़ी सुरक्षा के बीच में चेन्नई सुपर किंग्स टीम के खिलाड़ी मंदिर पहुंचे। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, सभी खिलाड़ी पहुंचे थे अयोध्या रामनगरी, जहां पर पहुंचकर रामलला के दर्शन किए और उससे ठीक पहले हनुमानगढ़ी भी पहुंचे और वहां पर हनुमान जी के दर्शन करके पूजा अर्चना की। और रामनगरी अयोध्या में रन फॉर राम मैराथन का आयोजन हुआ और साथ ही खेल राज्य मंत्री गिरीश यादव और राम मंदिर ट्रस्ट पदाधिकारियों ने हरी झंडी दिखाकर मैराथन की शुरुआत की। क्रीड़ा भारती की तरफ से राम पथ पर मैराथन आयोजन किया गया। हजारों की संख्या में मैराथन लोगों ने हिस्सा लिया। मैराथन में 21 किलोमीटर, 10 किलोमीटर और साथ ही 3 किलोमीटर की अलग अलग कैटेगरी रखी गई। 21 किलोमीटर मैराथन में अंबेडकर नगर के प्रिंस राज यादव ने पहला स्थान प्राप्त किया। बलिया के नीतीश ने 10 किलोमीटर मैराथन में पहला स्थान प्राप्त किया। तो सबको रेस पूरी करा के और निश्चित रूप से ये रन फॉर राम का जो आयोजन है बहुत अच्छा है। हमारे जो युवा हैं उनके लिए एक प्लेटफॉर्म मिलता है, उनके बीच प्रतिस्पर्धा होती है और जो हमारे पौराणिक का महत्व है उसको इसके नाम से भी हम लोग वो करते हैं, जो है कि लोगों के अंदर जागृति हो। इसलिए जो है रन फॉर राम का आयोजन किया गया है। बहुत अच्छा आयोजन है, तो इसके लिए मैं क्रीड़ा भारती के लोगों को बहुत बधाई देता हूँ। और लखनऊ में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती कल प्रदेश भर में पूरे राज्य के सम्मान के साथ में मनाई जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर जयंती से पहले राजधानी लखनऊ के पार्कों और साथ ही स्मारकों की विशेष साफ सफाई कराई गई। राजधानी लखनऊ स्थित अंबेडकर पार्क में लखनऊ विकास प्राधिकरण के स्मारक समिति की तरफ से न सिर्फ साफ सफाई कराई गई बल्कि बड़ी संख्या में बड़ी मशीनें भी लगाई गईं जो कि पानी से सभी स्थान की धुलाई कर रही थी। अंबेडकर पार्क में एक तरफ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आदमकद प्रतिमा को साफ करने के लिए बड़ी क्रेन का इस्तेमाल किया गया और कल सभी जिलों के अधिकारी, कर्मचारी और स्थानीय जनप्रतिनिधि डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे।